हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोगों ने अच्छे से दशहरा मनाया होगा और अब बैक अपनी तैयारी में लग गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब चूँकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, और आप अभी इस समय में जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी राइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी। और अभी चूँकि मान लेते हैं कि जनवरी में भी अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम हो तो अभी से अगर आप लगेंगे तो आपके पास पर्याप्त टाइम है प्रिपरेशन करने का। आप अगर प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं और एक अल्टरनेट डेज पे ऐसे लिखते हैं तो वो भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए मैं 5 क्वेश्चंस आज का डिस्कस कर देती हूँ आपको, ये आपको कैसे लिखना है। और ये पांचों ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। इसका एक बार मैं इन क्वेश्चंस के आउटलाइन को डिस्कस कर देती हूँ आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपसे ये करंट अफेयर का दो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसके आपको पूरे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, जैसे उसके ट्रेड रिलेशंस को, उसकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को, अभी जो यूएस इंडिया के जो ट्रेडिंग डील्स अभी चल रहे हैं उनको, वर्ल्ड फॉरम्स में इसका जो असर है उसको, फर्स्ट क्वेश्चन में ये सारे को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, थर्ड भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, फोर्थ एंड फिफ्थ अगेन ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। और ये 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे और लिखकर मुझे टेलीग्राम पर भेजेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम ID t.me टॉपर फाउंडेशन क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर एवरीडे 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका मेंस में सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया कि कमेंट अपॉन यूएस इंडिया चेंजिंग डायनेमिक्स एंड इट्स फ्यूचर इम्पैक्ट ओवर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा आप, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसका बहुत सुंदर सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक, इंट्रोडक्शन में आप यूएस इंडिया के रिलेशनशिप्स सिग्निफिकेंटली जो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम कोल्ड वॉर एरा से टिल टुडे। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा से टिल टुडे जो इवॉल्विंग रिलेशंस हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जिक्र कर दीजिए। ठीक है, आज एक स्ट्रैटेजिक रॉबस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरह इंडो यूएस रिलेशंस को आप देखते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन कर दीजिए इनका। और उसके बाद थोड़ा सा अगर हो सके इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप कुछ 1-2 लाइन और इंट्रोडक्शन में ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट रहेगा कि आप पहले के डायनेमिक से आप चेंज करिए। कोल्ड वॉर एरा से नॉन अलाइनमेंट पीरियड के समय से जो इंडो यूएस का रिलेशंस रहा आप उस एरा का जिक्र करते हुए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आंसर में। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद बॉडी की अगर बात करें दोस्तों तो बॉडी में आपको एकदम डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा इंडो यूएस रिलेशंस का, अभी का करंट पर्सपेक्टिव, उसके अभी भारत और यूएस के बीच में अभी ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं उसको, डिफेंस डील्स कैसे हैं उसको, और वर्ल्ड फॉरम्स में कैसे एक दूसरे को दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, और पावर डायनेमिक्स में भी दोनों का रोल कैसा है। ये आपको एक डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप लिख रहे हैं। ठीक है, और ये आप तभी आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स देंगे जब आप पूरे डायमेंशंस को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और अपने शब्दों में लाकर आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो आप बॉडी में क्या लिखेंगे, बॉडी में आप जो अभी के हालात चल रहे हैं, सेकंड आप इस तरह से लिख सकते हैं कि चूँकि इंडो यूएस रिलेशंस काफ़ी पीक पर गया, काफ़ी बहुत सारे डिफेंस डील्स साइन हुए, अच्छे ट्रेड रिलेशंस रहे, लेकिन सेकंड ट्रम्प रेजिम में कुछ कम्प्लेक्शंस एंड कुछ फ्रिक्शंस देखने को मिला इंडो यूएस रिलेशंस में, तो आप इसका जिक्र करेंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंड ट्रम्प रेजिम में कुछ फ्रिक्शंस किसके सेक्टर में देखने को मिला, तो ट्रेड में देखने को मिला, टेक्नोलॉजी में देखने को मिला एंड सिक्योरिटी में देखने को मिला, आप इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, सेकेंडली एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, कौन कौन सा एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस रहा, अब आप देखिए डायमेंशंस को एक्सप्लोर करिए। ठीक, एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस में आप बात करिएगा कौन कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज, तो एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की आप बात करिए वहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की बात करिए, उसमें बहुत सारे फॉरम्स जैसे क्वाड का एक फॉरम है उसके बारे में बोलिए, क्वाड
जो कि इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया की ग्रुपिंग है। फिर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ओवर इंडो पैसिफिक, आप इसका जिक्र करिए इस पॉइंट के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद क्वाड और G20 की आप बात करिए। ये स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट के अंदर आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ऑन कौन से कन्वर्जेंस के एरियाज हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड रिलेशंस को आप बात कर सकते हैं, ठीक। वो ये कैसे कि 2024-25 में यूएस भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, तो उस हिसाब से हमारा एक बहुत बड़ा वो ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल है। एंड ट्रेड पोटेंशियल, आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करिए और इसमें आप लिखिए कि यूएस वाज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 2024-25। इस लिखना ज़्यादा सही रहेगा, इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आप इस पॉइंट को थोड़ा इलेबरेट कर दीजिए इन 2024-25, ठीक है फ्रेंड्स। इस वजह से भी यूएस हमारा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है जिसको दरकिनार नहीं कर सकता है भारत। तीसरा कौन सा पॉइंट है जिसको आप इंडो यूएस रिलेशंस में लिखना चाहेंगे, तो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी दोनों देशों की अच्छी साझेदारी है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसके अंतर्गत आप बात करेंगे, एक ट्रस्ट फ्रेमवर्क की बात करेंगे। अगर आप ये ट्रस्ट फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है क्योंकि आप बहुत बारीक बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अंतर्गत आप स्पेस एक्सप्लोरेशंस ट्रस्ट फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी इसके तहत आता है, ठीक है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, सब क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बाद सेमीकंडक्टर्स की आप बात करिए। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन दोनों काफ़ी बात हो रही है, ठीक। ये सारा कुछ आपके ट्रस्ट फ्रेमवर्क के अंदर आता है जो कि इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच में ये फ्रेमवर्क काम करता है, ठीक। तो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडो यूएस की रिलेशंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट जो आप बात करेंगे, डिफेंस कॉपरेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स यूएस से खरीदते हैं। फिर हमारे कई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं यूएस के साथ, आप उसको लिखेंगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स जो भारत यूएस से खरीदता है, आप उसका जिक्र भी करेंगे अपने आंसर में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ में पीपल टू पीपल टाइज, आप इसके बारे में जिक्र करेंगे, पीपल टू पीपल टाइज, क्योंकि एक इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएस में रहता है, तो पीपल टू पीपल टाइज की भी बात करेंगे जो वहाँ की सिस्टम को, वहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, ठीक। ये आपका एरियाज ऑफ कन्वर्जन है जहाँ पे आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दिखाया। और अगर हम बात करें कौन कौन से एरियाज ऑफ फ्रिक्शन है जहाँ पे आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाएंगे, एरियाज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो एरियाज ऑफ फ्रिक्शन, अभी आप जानते हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड रेजिम में जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, 50% कभी टैरिफ लगा दिया जाता है, कभी 25% टैरिफ लगा दिया जाता है इंडियन गुड्स पे, तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ का जिक्र आप करेंगे जहाँ पे भारत यूएस उलझ रहे हैं आपस में, ठीक है। स्पेशली इसमें टैरिफ वॉर का, उनके टैरिफ वॉर का जिक्र करेंगे, टैरिफ पॉलिसी का जो काफ़ी कन्फ्लिक्ट आ रहा है भारत के साथ, ठीक। उसके बाद आप एक इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो भारत ने अपनी बताई है, जिसके तहत उसने कंटिन्यू रखा है रशियन ऑयल को खरीदना, तो इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये भी एक एरिया ऑफ फ्रिक्शन है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है फ्रेंड्स, जिसके तहत अभी तक भारत ने अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए रशियन ऑयल को खरीदना जारी रखा, जिसके चलते उस पर अभी तक टैरिफ वॉर झेलना पड़ रहा है उसे। तो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये इसके बारे में आप जरूर चर्चा करेंगे अपने आंसर में। उसके बाद यूएस हमेशा से ये भी क्लेम करता रहा है कि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और इसको भारत अपने इंटरनल अफेयर्स में एक इंटरफेरेंस की तरफ देखता है।
तो ह्यूमन राइट्स का कंसर्न जो ये मुद्दा होता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है भारत में, या फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है भारत में, ये मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा यूएस द्वारा उठाए जाते हैं भारत के खिलाफ, और इसको भारत सरकार इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर्स देखती है। तो ये भी एक फ्रिक्शन का एरिया है इंडो यूएस रिलेशंस में। ठीक है, आप इसको इस पॉइंट को लिखेंगे। उसके बाद एक और चीज़ है, इमिग्रेशन का भी अभी इशू बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। ठीक है, इमिग्रेशन एंड वीज़ा रूल्स भी काफ़ी विवादों में है, आप इसको भी ज़रूर जिक्र करेंगे। आप जब भी अपने आंसर लिखें आप करंट कंटेक्स्ट को रिलेट करके लिखें। तो इमिग्रेशन एंड वीज़ा रूल्स, ठीक है, इसमें भी काफ़ी कंसर्न है, जहां H1B वीज़ा काफ़ी महंगा कर दिया गया, जो IT प्रोफेशनल्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को के लिए काफ़ी एक बहुत बड़े झटका है उनके लिए, उस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वो डायस्पोरा बहुत बड़ी संख्या में यूएस में काम करते हैं। तो इसका भी आप जिक्र जरूर करेंगे अपने आंसर्स में। उसके बाद पोटेंशियल फ्यूचर इम्पैक्ट की आप बात करेंगे। अब अपने आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को आप बता रहे हैं, तो पोटेंशियल फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है, उसमें आप दोनों साइड्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, और इसमें पोटेंशियल फ्यूचर इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस का क्या है। तो सबसे बड़ा पोटेंशियल फ्यूचर इम्पैक्ट जो हम देखते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस का, वो तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, नो डाउट। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती है, इंडो यूएस रिलेशंस अगर अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं तो। ठीक है, सेकेंडली इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी आता है। जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती है तो काफ़ी इकोनॉमिक एरियाज़ बहुत सारे हैं डिफेंस सेक्टर में, चाहे मार्केटिंग में, चाहे रॉ मटेरियल्स के सेक्टर में, काफ़ी चीज़ों का निर्माण होता है, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है, तो इससे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ता है। आपको इसका भी जिक्र करना है। फिर इंक्रीज्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इंडो यूएस रिलेशन से इंक्रीज्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे जो फोरम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाड की अगर हम बात करें, G20 की बात करें, या इंडो पैसिफिक की बात करें, इसमें अगर इंडो यूएस के अच्छे रिलेशंस रहते हैं तो उसका दबदबा यहाँ भी इसका असर देखने को मिलता है। ठीक, तो ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, और साथ ही जब पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अपने आंसर में, तभी ये जाके आपका ये एक अच्छा बैलेंस्ड आंसर बनेगा। तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है। ठीक, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें, एक तो है कि एक्सटर्नल प्रेशर पड़ेगा भारत पे, एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है भारत पे, जाहिर सी बात है। यूएस जैसे देश के साथ अगर रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो भारत को एक्सटर्नल प्रेशर वर्ल्ड फोरम्स में झेलना पड़ेगा अनडाउटेडली। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेड टेंशंस भी देखते हैं। ठीक, जहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की स्थिति आ जाती है, और यूएस ऐसे भी वर्ल्ड डायनेमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन कैरी करता है, तो उसके साथ अगर अच्छे रिलेशन नहीं होंगे भारत के तो ट्रेड टेंशंस भी झेल सकता है, और ये ट्रेड टेंशंस किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं होते, चाहे भारत को या यूएस। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लिखना है, इस पॉइंट को एलाबोरेट करना है। फिर बायलैटरल ट्रेड, ये इसकी भी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि एनिमी कंट्री के साथ जिसके साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं उनके साथ बायलैटरल ट्रेड भी काफ़ी अच्छा चलाना ये मुश्किल वाली बात है। तो ये सब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। फोर्थ पॉइंट, डोमेस्टिक पॉलिटिकल फॉल आउट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। तो ये आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लिखेंगे पॉजिटिव के साथ साथ। उसके बाद आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, मतलब एंड करेंगे आंसर को एक पॉजिटिव नोट के साथ। ठीक है, आप ये लिखेंगे कि चूंकि इंडिया एक इसेंशियल मार्केट है यूएस के लिए, और यूएस हमारा एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इस मद्देनज़र ये बाध्यता हो जाती है कि इंडिया यूएस रिलेशंस को अच्छा रखा जाए, नई ऊंचाई पे लिया जा सके। इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे विथ ए पॉजिटिव नोट। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखें कि आंसर जब भी आप कंक्लूजन में कोई ऐसी नई बात आप नहीं लिखें, और पॉजिटिव नोट के साथ हमेशा अपने आंसर को एंड करें। तो ये आपका फर्स्ट
क्वेश्चंस को आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप कवर करते हुए इस तरह से आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है लोकलाइजेशन ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार। इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे फ्रेंड्स, मैं इसको यहीं आपको बता देती हूँ। लोकलाइजेशन ऑफ इंडियन बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार आप लिखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। पहले तो छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से आप शुरू कर दीजिए, चूँकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि समय की भी बाध्यता रहती है, आपको उसी टाइम पीरियड में से अपना आंसर ख़त्म भी करना है। तो इसमें एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन दें, ठीक, और उसके बाद आप अपने आंसर को चालू कर दें। 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने आंसर को चालू कर दीजिए, और उसमें आप बहुत कुछ इंडस्ट्रीज़ को शामिल करिए, जैसे लिखिए कि सीमेंट इंडस्ट्री। अब ये सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ है, ऑब्वियसली जहाँ इसका रॉ मटेरियल पाया जाएगा, तो जो जहाँ पे विंध्यन रॉक्स जो कि रिच होती हैं लाइमस्टोन कंटेंट में, वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री पाए जाने की अधिक चांसेस हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, बिहार में रोहतास ज़िले में सीमेंट इंडस्ट्री पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि विंध्यन रॉक्स का ये इलाका है, तो यहाँ आपको सीमेंट इंडस्ट्री मिलेगा, है ना। और आप इसमें साथ एक और जानकारी दे दीजिए कि बिहार में 95 नहीं, सीमेंट इंडस्ट्री के आप लिखेंगे तो आप ये एक जानकारी और दे देंगे, इसका एक लोकेशन आप उसमें अगर आप मैप के साथ बना सकें, जैसे इस तरह से बिहार का एक आप मैप बना दीजिए अपने आंसर में, ठीक है, और यहाँ पे लोकेट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकेट कर दीजिए रोहतास, इस तरह से आप लोकेट कर दीजिए। तो ये सीमेंट इंडस्ट्री रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका अगर लोकेशन आपको स्पेसिफिकली लिखना है तो आप लिखेंगे तो और अच्छी बात होगी। वो स्पेसिफिक हो जाएगा, बंजारी सीमेंट आपने सुना होगा, वो रोहतास में है। डेहरी ऑन सोन, यहाँ पे भी सीमेंट की इंडस्ट्री है, तो आप इस तरह से सीमेंट इंडस्ट्री का लिख सकते हैं। उसके बाद और कौन सी इंडस्ट्री है, तो आपने सीमेंट का जिक्र किया, सेकेंड में आप लिख सकते हैं पायराइट्स का, ठीक है, जो कि पायराइट भी अमझोर इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है, आप ये लिख दीजिए। और 95% ऑफ पायराइट रिजर्व्स इंडिया का बिहार से ही है, ठीक। पायराइट के बाद आप थर्ड चीज़ लिख सकते हैं मीका इंडस्ट्री के बारे में, जो कि जमुई और नवादा से मीका पाया जाता है, तो आप इसका जिक्र कर दीजिए, जमुई या नवादा, ठीक है, और इन सबको मैप में भी पॉइंट करते चलिए। उसके बाद ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज़ की आप जिक्र कर सकते हैं, ये आपका साउथ बिहार वाला, चूँकि ये चट्टान पठारी इलाके से साउथ बिहार का हमारा इलाका टच होता है, तो आप ग्रेनाइट इंडस्ट्री का लोकेशन दिखा दीजिए, गया, मुंगेर, बांका, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद माइनर मिनरल्स का आप दिखा दीजिए, माइनर मिनरल्स का दिखा दीजिए, जो कि आपका पड़ेगा कैमूर, गया, ठीक। इस तरह से आप लोकेशन ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार वो दिखा दीजिए। और आपका फैक्टर्स, तो मैं फैक्टर्स अगर बात करूं तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा वहीं कोई फैक्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी। सेकंड, चीप लेबर होना चाहिए, है ना, हमें मैन पावर चाहिए काम करने के लिए, चीप इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसका लिखना होगा आपको। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि वाटर रिसोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पानी नहीं रहेगा तो किसी फैक्ट्री को रन कैसे किया जाएगा। आप देखते होंगे कि बिहार में सोन नदी के इर्द गिर्द काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज भी नदी के किनारे लगी रहती हैं। तो वाटर रिसोर्सेस, वाटर एक इम्पोर्टेंट प्लाट है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, तो वाटर रिसोर्सेज का अवेलेबल होना। उसके बाद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और कौन सा आता है इसमें, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के तहत आप देखेंगे कि बिहार में जो फैक्ट्रियां हैं वो अधिकतर या तो विंध्यन रॉक्स की तरफ हैं या तो फिर आर्कियन रॉक्स की तरफ हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ, जो आप देखिए, और इसको आप अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर आप लिखेंगे। जैसे फैक्टर्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, फैक्टर्स फॉर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार, ठीक। तो पहला तो आपका रॉ मटेरियल्स, आप इसके बारे में लिखेंगे, आप इसको फ्लो चार्ट वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक। सेकेंडली आपका चीप लेबर और बिजली,
ये रहना चाहिए, ठीक। सेकंड पॉइंट, थर्डली वाटर रिसोर्सेस, इसके नज़दीक ही फैक्ट्रीज लगाए जाते हैं, ठीक। फोर्थली एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसको भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक। ऐसे आप बिहार में देखेंगे इंडस्ट्रीज मेनली दो जगह कन्फाइंड हैं, जहाँ पे विंध्यन रॉक्स हैं क्योंकि यहाँ पे लाइमस्टोन और पाइराइट का रिजर्व्स देखने को मिलता है, और जहाँ पे आर्कियन रॉक्स हैं, ये मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक। ये फेमस होते हैं फॉर मेटालिक मिनरल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं फॉर सेटिंग अप ऑफ एनी इंडस्ट्री। आप इसको इंक्लूड करेंगे, और इसको अगर आप किसी फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर अपने आंसर में लिखें तो और बहुत बढ़िया, ठीक है। या वेन डायग्राम के माध्यम से वैसे भी लिखा जा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे ऐसे इस टाइप से ऐसे बना के अगर इस टाइप से भी आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो जितने अच्छे से जितना अच्छा आपको प्रेजेंटेशन होगा उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट इज़ द मिशन सुदर्शन चक्र, व्हाट इज़ मिशन सुदर्शन चक्र, कमेंट। चलिए, तो मिशन सुदर्शन चक्र आपको पता होगा कि ये भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया, क्यों चलाया गया, ताकि अपने सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी मॉडर्न थ्रेट्स या मॉडर्न स्ट्राइक से बचाया जा सके, है ना। उसका आप लिखेंगे मिशन सुदर्शन चक्र में। ये चूँकि एक पहला तो इसका पर्पस लिखेंगे कि क्या है मिशन सुदर्शन चक्र। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2025 में लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? टू प्रोटेक्ट इट्स सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट एनी मॉडर्न थ्रेट, ठीक है फ्रेंड्स, टू प्रोटेक्ट इट्स सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट एनी मॉडर्न थ्रेट। अब मॉडर्न थ्रेट क्या है? किसी तरह की मिलिट्री स्ट्राइक, किसी तरह का वॉरफेयर, उस स्थिति में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाता है, उस स्थिति में मिशन सुदर्शन चक्र चलाया रखा गया है इस ऑपरेशन का नाम, इस मिशन का नाम, ताकि हम अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी मॉडर्न थ्रेट या टेररिस्ट अटैक से बचा सकें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आप जिसको मेंशन करेंगे, तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिसको आप थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे अपने आंसर में, चूँकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है, समय भी आपको बचाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप कवर करेंगे वो मल्टी लेयर डिफेंसेस की, चूँकि ये बात करता है तो इसमें आप इसको कुछ काइनेटिक डिफेंस, ठीक है, और कुछ नॉन काइनेटिक डिफेंस, ये दोनों कंपोनेंट इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, आप इसको जरूर डिस्क्राइब करेंगे, ओके। उसके बाद आप, चूँकि ये इंडिजिनस डेवलपमेंट है, तो इंडिजिनस डेवलपमेंट होने के नाते इसने आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन को भी सपोर्ट किया है, आप उसको भी जरूर डिस्क्राइब करेंगे कि ये इंडिजिनस डेवलपमेंट होने के नाते एक मेजर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम है मिशन सुदर्शन चक्र। और आप इसके तहत एक और चीज़ आप बात ये मेंशन कर दीजिए कि ये DRDO के इनिशिएटिव से इसको इस मिशन सुदर्शन चक्र को ऑपरेट किया जा रहा है। और इसके थर्ड पॉइंट में इसके सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब कर दीजिए अपने आंसर के अंदर, जिसको इस तरह से आप इस तरह से पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं अच्छे से। इसके अंतर्गत आप लिख लीजिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी को एनहेंस करता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक डिटरेंस को इवॉल्व करता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत एक अच्छी पहल है भारत सरकार की, ठीक। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को भी प्रमोट करता है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ borrowed heavily from the western legal traditions but has also ensured that they are indigenized, explain।
अब देखिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे, चूंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक। उसके बाद आप बात करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए गए, उसको आप अलग अलग कंट्री से अलग अलग फीचर्स बोरो किए गए थे, आपने पढ़ा होगा, और उसको आप पॉइंट वाइज आप मेंशन करेंगे, ठीक। उसके बाद आप जस्टिफाई करेंगे कि चूंकि बहुत सारे पार्ट्स बोरो किए गए लेकिन ब्लाइंडली बोरो नहीं किया गया है ना, ये एक इनोवेटिव तरीके से बोरो किया गया, और एक ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का हमेशा ख्याल रखा गया। आप इसको इस तरह से लिखेंगे जस्टिफाई करते हुए, और फाइनली एक पॉजिटिव पॉइंट पे एंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जब आप लिखेंगे तो पहले तो आप बात करेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसका इंट्रोडक्शन बहुत दमदार होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। पहले एक आप इंट्रोडक्शन दे देंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय खर्च किया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल्ड एनालिसिस है। इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोडक्शन को अपने स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद आप बॉडी में क्या बात करेंगे आंसर के, तो आप बात करेंगे कि क्या क्या बोरोड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बोरोड फीचर्स जो अलग अलग देशों से उस टाइम पे लिए गए थे वो कौन कौन से फीचर्स हैं, उसमें आप थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफ़ी चीज़ें ली गई हमारे संविधान के अंदर, है ना, और वो आज की टिल डेट फंक्शनिंग है, तो क्या उसको आप थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए क्या क्या लिया गया था। तो फेडरल स्कीम लिया गया, जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एक एक पॉइंट उसको इलेबोरेट भी कर दीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको अच्छा खासा वर्ड्स में लिखना है, तो इसको थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए, ठीक। उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या लिया गया, तो जुडिशियरी लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन को भी लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इमरजेंसी प्रोविजंस को भी लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। बाई कैमरा लेजिस्लेचर, ये भी लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक। आप ये इस एक्ट का जिक्र करिए। उसके बाद फिर आप देखिए ब्रिटेन, चूँकि हमारा ये कॉलोनियल मास्टर था, भारत पे इसकी शासन थी, 200 सालों से अधिक तक इसने भारत पे राज्य किया, तो ब्रिटेन से क्या क्या फीचर्स हमने बोरो किया उसके बारे में अभी आप जरूर लिखेंगे। जैसे क्या क्या किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम देखते हैं भारत में, हमारा जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है इनका ही इन्हीं से हम लोगों ने लिया है, तो उसकी आप जिक्र करेंगे, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिएगा। रूल ऑफ लॉ का जिक्र जरूर करेंगे, सिंगल सिटीजनशिप का जिक्र जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम का जिक्र जरूर करेंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का जिक्र जरूर करेंगे, ये सब ब्रिटेन से लिया गया, ठीक। चलिए अब इसी तरह और बहुत सारे देशों से बहुत कुछ लिया गया, उसको इलेबोरेट थोड़ा थोड़ा हम लोग करते चलेंगे अपने आंसर में, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उसको इलेबोरेट करेंगे तभी वो आपका आंसर कंप्लीट भी माना जाएगा। आयरलैंड से हमने क्या किया, सबसे इम्पॉर्टेंट डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा हमने आयरलैंड से लिया, ठीक है, टू राज्यसभा ये भी हमने आयरलैंड से लिया। और किस देश से हमने क्या लिया है, आयरलैंड के बाद हमने यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हमने उनके बिल ऑफ राइट्स से लिया है, उनकी बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है फ्रेंड्स। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए से लिया गया है, आप इसको लिखेंगे, ठीक। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ये भी यूएस से लिया गया है, ठीक। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आप इसको भी लिखेंगे। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, ठीक। जुडिशियल रिव्यू, ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने कनाडा से क्या क्या लिया है, तो कनाडा से हमने रेसिड्यूरी पावर्स
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास है वो कनाडा से लिया गया। उसके बाद फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से ही लिया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, जब एक डेडलॉक की स्थिति बनती है तो दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो ये जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो आपको ये भी अपने आंसर में इंक्लूड करना है। उसके बाद हमने यूएसएसआर से क्या लिया? तब तो यूएसएसआर था, उससे क्या लिया है? उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है। ठीक है, तो आपके आंसर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आप कैसे बताएंगे कि चूँकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें बाहर के देशों से ली गई लेकिन वो इंडिजनाइज्ड हैं, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आप अपने आंसर में ऐसा लिखेंगे कि चूँकि ये ली गई हैं सारी चीज़ें बाहर से बोरोड हैं, लेकिन फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है। इसको अब आप जस्टिफाई करेंगे, वेस्टर्न एंड इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़। ठीक, और अब साथ में ये भी जिक्र करेंगे कि कुछ भी ब्लाइंडली नहीं लिया गया है वहाँ से। ठीक है, कुछ भी ब्लाइंडली नहीं लिया गया है, एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ लिया गया है। दूसरे दोस्तों से जो भी लिया गया एक इनोवेटिव अप्रोच है वो। ठीक है, ब्लाइंड कॉपी नहीं है बल्कि एक इनोवेशन या इनोवेटिव अप्रोच है। आप इसको लिख सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल से इसको जस्टिफाई कर दीजिए, जैसे कि यूएसए में बिल ऑफ राइट्स है। यूएस में लोग बिल ऑफ राइट्स है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है। बहुत इलेबरेट प्रोविजंस किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स का। ठीक, तो आप इस तरह से इसको जस्टिफाई करते हुए अपने आंसर को फिर कंक्लूड करिए एक पॉजिटिव एंड पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पूरा अप्रोच होना चाहिए आंसर राइटिंग का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जिसमें आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आपका की प्रोविजंस पूछ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ठीक है, ये चूँकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत इलेबरेट प्रोविजंस लिखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें बहुत अच्छे से सारा कुछ पहले तो एक इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा इसमें। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्ट पारित किया गया था फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए भारत में। और इसके बाद से आप अपने इंट्रोडक्शन के बाद से आप इसके बॉडी को लिखेंगे। जब आप इसके बॉडी को लिखेंगे तो आपको सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, जिसका एक मेजर पार्ट अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में इंक्लूडेड है, वो आपको ज़रूर मेंशन करना है। जैसे कि आपको क्या मेंशन करना है, पहले सबसे पहले तो आप उसके फेडरल स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसकी बात करता था, आप उसको ज़रूर अपने आंसर में लिखेंगे कि एक डिवीजन ऑफ पावर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट प्रोविंसेस के बीच, है ना, और वो फेडरल स्ट्रक्चर आज भी है। तो इसकी हिमायत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी की गई। उसके बाद सेकेंडली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, आपको याद होगा जब 1919 में मॉन्टेग्यू चर्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ाया गया था, तो प्रोविंसेस में डायरकी इम्पोज किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो कि 1935 में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, मतलब वो भी अपने सब्जेक्ट्स को गवर्न कर सकें, इसका अधिकार उनको दिया गया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविज़न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट जो आप बाई कैमरल लेजिस्लेचर का जरूर जिक्र करेंगे। अभी जो हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा का फंक्शनिंग, ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर का ये कॉन्सेप्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आया। अभी हम जैसे अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, उस समय अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स उसको बोलते थे, आज भी उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स हमारे संविधान में कहा गया है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोअर हाउस को फेडरल असेंबली। ठीक है, फेडरल असेंबली ये लोअर हाउस हुआ करता था, लोअर हाउस।
ठीक है फ्रेंड्स, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का आपने जिक्र किया। उसके बाद आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी जिक्र करना है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जिक्र करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स किसके किसके बीच? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में, इनके बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है आप उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स को आपको इलेबरेट भी थोड़ा करते चलना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना है कि आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपके वर्ड लिमिट भी अधिक होंगे। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का आपने जिक्र किया। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस में कैसे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होना है, कैसे उस समय गवर्नर जनरल को अधिक, वाइस रॉय को अधिक पावर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इमरजेंसीज के दौरान, वो चीज़ें आज भी संविधान में हमने कैरी किया। ये आज भी फंक्शनिंग इमरजेंसी प्रोविजंस में आज भी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है। प्रेसिडेंट को पावर है फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन का। ठीक है, तो ये इसका भी आप जिक्र करेंगे, इसको भी इलेबरेट करेंगे इस पॉइंट को। फिर रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, उनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए आज भी रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़ है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आंसर में अपने लिखना है और फिर आपको एक पॉजिटिव नोट से कंक्लूड कर देना है। ठीक है, कि ये ज़रूरी थे ये सारे पॉइंट्स, और चूँकि ये इतने प्रैक्टिकल थे उस वक्त कि आज भी ये फंक्शनिंग है हमारे इंडियन पार्लियामेंट में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी इनको जिंदा रखा गया है, इनके आइडियल्स को, और इसको फुल्ली सेटिस्फाई किया जाता है कि ये प्रॉपर फंक्शन करें। इस तरह से आप कंक्लूड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आप इन सारे पांचों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, अपने आंसर में आप लिखेंगे। मैंने आपको सारा हिंट दे दिया है, सारा क्लूज दे दिया गया किस तरह से आप इसको इंक्लूड करेंगे अपने पॉइंट्स में आंसर राइटिंग में, और मुझे लिख के आप भेजेंगे t.me टॉपर फाउंडेशन क्लासेस में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपकी तैयारी को एक नई उड़ान मिले। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और जो नए बच्चे इसको BPSC 71st का मेंस लिख रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर करेंगे। और चलते चलते मैं एक आपको एसे का टॉपिक भी देती हूँ, जो आप एसे हर अल्टरनेट डेज पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपका रैंक डिसाइडर है और आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। एक एसे का मैं टॉपिक आपको दे देती हूँ। आप एसे लिखेंगे consequences of unrestricted freedom of speech। ठीक है फ्रेंड्स, इसके क्लूज के लिए एक बढ़िया सा कोटेशन आप यूज़ कर लीजिए। आप अपने मदद ले सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 से मदद ले लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 19 को ज़रूर कोट करिए, फंडामेंटल राइट्स की यहाँ ज़रूर बात करिए। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या महत्ता है, आप यहाँ पे गौतम बुद्ध के कुछ कोट्स या फिलॉसफी को कोट कर सकते हैं, या गांधी जी की कुछ फिलॉसफी को कोट कर सकते हैं। ठीक है, सोक्रेट्स या हिंदी में सुकरात, इनकी फिलॉसफी को कोट कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स मैंने दिए आपके कंटेंट के लिए। ठीक है, कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या लिखें, तो आप गौतम बुद्ध को कुछ उनके लाइफ से कुछ कर दीजिए कोट, गांधी जी की कुछ कर दीजिए, कुछ सुक्रेट्स की बात कर लीजिए उसमें, सुकरात की। ठीक है, और आप चाहें तो एंडिंग भी एक अच्छे कोटेशन से कर सकते हैं। ठीक है, एंडिंग कर दीजिए एक अच्छे कोटेशन से अगर आप चाहें तो। ठीक है, आप इसमें चूँकि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो आपने एंडिंग कोटेशन आप कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, संत कबीर। ठीक है, या रहीम के दोहे, आप इनसे भी अपने ऐसे को एंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आपकी क्रिएटिविटी दिखती है ऐसे में कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने चीज़ों को कनेक्ट करके लिख पाते हैं, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का टेस्ट है ऐसे। चलिए तब आप लोग अपना आराम से आंसर लिखेंगे, आप अपने प्रैक्टिस को और मजबूत बनाइए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। हम लोग फिर मिलते हैं नए क्लास में नए क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, और लिख के मुझे आप जरूर टेलीग्राम करेंगे। टिल देन गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।